अर्जुन सौभाग्यशाली है कि कृष्ण सामने खड़े हैं, नहीं तो अर्जुन ने तो निर्णय कर लिया था, धनुष नीचे रख दिया था, मैं नहीं लड़ रहा। और कृष्ण से अनुमति नहीं मांग रहे थे न लड़ने की, कृष्ण को अपना निर्णय घोषित कर रहे थे, सुना रहे थे, मैं नहीं लड़ रहा, मैंने रख दिया। अर्जुन ने बस एक काम करा है, जब कृष्ण बोल रहे थे तो रथ से कूद के भाग नहीं गए। अर्जुन को कुल श्रेय बस इस बात का है, नहीं तो अर्जुन ने तो बाजी का निर्णय कर ही दिया था अपनी तरफ से। हम सब अपनी बाजी का निर्णय कर चुके हैं अपनी तरफ से, और हम स्वयं अपनी बाजी नहीं पलट पाएंगे, समझिए इस बात को। हम सबको कृष्ण चाहिए जीवन में, और ठीक अपने सामने चाहिए, ठीक उतने सामने चाहिए जितना सामने सारथी होता है रथी के। प्रणाम आचार्य जी। वर्तमान में एक मुद्दा बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है कि मैरिटल रेप को अपराध माना जाना चाहिए या नहीं। अभी तक ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि भारत में अगर मैरिटल रेप को अपराध माना जाएगा तो इससे विवाह की व्यवस्था खराब हो सकती है। इस विषय में आपका स्पष्टीकरण चाहती हूँ। साथ ही अगर ये कानून भारत में आता है तो भारत जैसे ह्यूज पॉपुलेटेड कंट्री में अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इसके दुरुपयोग की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस विषय में आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ। धन्यवाद आचार्य जी। देखो, वही बात है कि कोयले की खदान हो या काजल की कोठरी, उसमें घुस जाओ और फिर शिकायत करो कि तन पर कुछ काला काला सा लग गया, हमारे साथ बड़ा अत्याचार हुआ है। आप जिस व्यवस्था में प्रवेश करते हैं विवाहोपरांत, उस व्यवस्था के मूल सिद्धांत या नियम क्या हैं? उसमें तो ये मान ही लिया गया है कि एक का शरीर दूसरे के लिए है, दूसरे का पहले के शरीर पर पूर्ण अधिकार है, संप्रभुता है। तो ये तो उस व्यवस्था के नियमों में पहले से ही शामिल है और प्रकट भी है। इतना प्रकट है फिर भी आपको पता नहीं था क्या? न्यायालय ही स्वयं ही विवाह को लगभग पूरी तरह यौन संबंधों पर आधारित करके परिभाषित करते हैं। कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज माने विवाह की पूर्णता मानी ही तब जाती है जब स्त्री और पुरुष में यौन संबंध स्थापित हो जाए। और ये कोई सामाजिक बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई सांस्कृतिक बात भी नहीं कह रहा हूँ, ये कानूनी बात है। इतना ही नहीं है, यदि आप न्यायालय के समक्ष ये प्रमाणित कर दें कि पिछले कुछ महीनों से आपका आपके साथी से शारीरिक संबंध नहीं रहा है, साथी की अनिच्छा के कारण, संयोगवश नहीं, साथी की अनिच्छा के कारण, तो ये पर्याप्त कारण माना जाता है आपको तलाक दिलवाने का। न्यायालय स्वयं ही कहता है कि संबंध विच्छेद अब उचित है क्योंकि आप दोनों में शारीरिक संबंध नहीं है। न्यायालय ये नहीं पूछता कि आप दोनों में भावनात्मक संबंध है भी, अगर है तो तलाक नहीं हो सकता।
न्यायालय ये भी नहीं कहता कि आप दोनों में आर्थिक संबंध है, अभी एक दूसरे की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हो तो भी संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। आप दोनों में 100 तरह के और संबंध हों, लेकिन अगर आप शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करते हैं तो न्यायालय स्वयं स्वीकृति दे देगा कि छोड़िए तो तलाक हो गया। ये बात आपको शादी करने से पहले नहीं पता है क्या? आप कह रहे हैं मैरिटल रेप, ठीक है, आपकी इच्छा नहीं है शारीरिक संबंध की, आप अपने साथी को इनकार कर देते हो। आप कितनी बार मना करोगे? आप उसे मैरिटल रेप की घुड़की दे सकते हो सकता है आप स्वयं एक वकील हो, स्त्री हो सकता है स्वयं एक एडवोकेट हो, लॉयर, वो कह सकती है कि मुझे स्पर्श करा तो कोर्ट कर दूंगी, केस कर दूंगी। पर कितनी बार बोलोगी? बहुत ज्यादा बार बोल दिया तो वही कोर्ट कहेगा कि तलाक ले लो। कोर्ट कहेगा जब तुमको संबंध रखना ही नहीं है तो तुम शादीशुदा हो क्यों, चलो तलाक लो। ये बात स्वयं न्यायालय कहेगा। तो ये तो कोयले की खदान है, जैसा आरंभ में ही कहा, जिसमें आप प्रवेश करते हो दूसरे को अपने ऊपर शारीरिक हक दे करके। वो देने में आपको इतनी आपत्ति है तो किसने कहा था कि कूद कूद के शादी करो? या क्या सोचा था कि शादी करके हम दोनों अब अच्छे दोस्त बनेंगे, साथ साथ बैठ के एक ही थाली से खाया करेंगे? एक फिल्म में था, उससे प्यार बढ़ता है, ये सोचा था? उसके मूल में बिस्तर है और कुछ नहीं। आप कितना भी बोलते रहो पवित्र रिश्ता इत्यादि इत्यादि, वो एक सीमा तक ही पवित्र है। भूलिए नहीं कि उसके आधार में क्या है। हाँ, कई अन्य प्रकार के रिश्ते हो सकते हैं जो उससे भी ज्यादा अपवित्र हों, ये मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि विवाह का रिश्ता तो अति पवित्र रिश्ता है, तो ऐसी कोई बात है नहीं। ये वो संबंध है जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष शारीरिक संपर्क के लिए ही मुख्यतः एक साथ जुड़ते हैं। ये नंगा सच है जिसे यदि हम मान लें तो हमारे वैवाहिक जीवन की जटिलताएं शायद थोड़ी कम हो जाएंगी। जटिलताएं फिर इसलिए भी कम हो जाएंगी कि आपकी जो उम्मीदें हैं अपने साथी से वो थोड़ा धरातल पर आ जाएंगी। एक बार ये मानिए कि आप उस दूसरे व्यक्ति से शारीरिक तल पर ही जुड़े हो, उसी का नाम विवाह है। तो कम से कम जो भीतर ये उम्मीद रहती है कि वो मेरा भावनात्मक तौर पर ख्याल रखेगा, आत्मा से आत्मा का मिलन हो जाएगा, कम से कम उस तरह की उम्मीदें तो नहीं रखोगे ना। फिर साफ साफ पता होगा कि एक अनुबंध हुआ है, शरीर को लेकर कॉन्ट्रैक्ट है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि उस अनुबंध में मात्र शरीर ही शामिल है, और भी बातें हैं बिल्कुल। उदाहरण के लिए न्यायालय स्वयं कहता है कि पति को अपनी पत्नी का आर्थिक ख्याल भी रखना होगा, और अगर पत्नी कमाती है तो पति का उसको रखना होगा। इतना ही नहीं, यदि तलाक भी हो जाता है तो उसके बाद भी एलिमनी देनी पड़ती। तो और भी आयाम हैं इस रिश्ते के, उसमें आर्थिक आयाम भी है, भावनात्मक आयाम भी है, वो मैं बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ। मैं उन आयामों से इनकार नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि इतना मान तो लीजिए सबसे पहले कि तमाम अन्य आयामों के होते हुए भी जो मूल बात है वो शारीरिक है। अगर हमें जरा सी भी ईमानदारी होगी तो ये बात हम मान लेंगे ना, या नहीं मानना चाहते? पर हमारे दोगलेपन और पाखंड की कोई सीमा नहीं। जब हम शादी करते हैं तो शायद ही कोई होगा जो कहेगा कि भाई जवानी छा रही है, शारीरिक मांगे हैं, इसके लिए हम विवाह करने जा रहे हैं। खास तौर पर महिलाएं तो बिल्कुल नहीं मानेंगी, वो कहेंगी छी छी, इतनी गंदी बात हम बोल ही नहीं सकते अपने मुंह से।
कर सकते हो, बोल नहीं सकते, जीवन भर यही करते हो, बोला नहीं जाएगा। बिल्कुल होता है कि और भी चीजें होती हैं, विवाह के उपरांत एक मित्रता भी स्थापित हो सकती है स्त्री पुरुष में, और कई चीजें हो सकती हैं, होती भी हैं कई बार। लेकिन फिर भी मत इनकार करिए कि उसका आधार तो शारीरिक ही है। विवाह की वेदी पर स्त्री को पता चल जाए कि पुरुष नपुंसक है, विवाह होगा, बहुत बढ़िया बंदा है, अव्वल दर्जे का कवि है, उसकी बौद्धिकता असीमित, बिल्कुल किसी ऊंची यूनिवर्सिटी में शोध कर रहा है, लेकिन नपुंसक है, विवाह करेगी स्त्री? वैसे ही पुरुष को अगर पता चल जाए कि ये जो महिला है बगल में ये फ्रिजिड है, या इसकी किसी तरह की कोई रुचि नहीं है सेक्स में, विवाह होगा? तो खेल सीधा है ना। और जब इसी आधार पर विवाह होता है तो अब मुझे बताइए, पुरुष अपने आप को स्त्री पर बलात् क्यों ना आरोपित करे? फिर आप कहते हैं मैरिटल रेप। पुरुष भी सकते में आ जाता है, कहता है नहीं पर शादी तो इसीलिए करी थी ना, अब ये रेप कहां से आ गया बीच में, अब रेप क्यों बोल रही हो, ये रेप कैसे हो गया, शादी ही तो इसीलिए करी थी, यही तो सिद्धांत था, इसमें रेप क्या है? और फिर न्यायालय भी इसीलिए असमंजस में पड़ जाता है। जैसा आपने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि पहली बात तो बड़ा मुश्किल है इसको स्थापित करना, मुझे नहीं मालूम उच्चतम न्यायालय ने इन्हीं शब्दों में कहा है कि नहीं, पर भाव शायद कुछ ऐसा ही है कि पहली बात तो सप्रमाण इस तरह के बलात्कार को प्रमाणित करना मुश्किल है, दूसरी बात अगर इसको मान लिया जाए तो इससे जो पूरी विवाह व्यवस्था है वही चरमाने लग जाएगी। और मैं सहमत हूं उच्चतम न्यायालय से, विवाह व्यवस्था निस्संदेह मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने से चरमराने लग जाएगी, क्योंकि उस व्यवस्था में यौन संबंध ही तो आधारभूत है। हाँ, आप की बुद्धि थोड़ी साफ होने लग जाए, आपके जीवन में कुछ आध्यात्म आ जाए, और विवाह के बाद आप कहो कि मुझे अब अपनी पत्नी से अपने संबंध को एक ऊंचे तल पर ले जाना है, वो बिल्कुल अलग बात है, और वैसा हो भी सकता है और हुआ भी है, और मैं चाहता हूं कि वैसा प्रयास करा भी जाए कि विवाह के बाद आप कहें कि ठीक है, अब जैसा भी नाता था जुड़ गए, शारीरिक संसर्ग कर करके बच्चे भी पैदा कर दिए, लेकिन अब हम दोनों अपने रिश्ते को थोड़ा ऊंचाई देते हैं, बिस्तर से उठा करके मंदिर में ले आते हैं। ये निस्संदेह करा जा सकता है, करा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी शुरुआत तो शयन कक्ष से ही है ना, पूजा कक्ष से नहीं। अब इसका समाधान क्या है? समाधान तो बात सीधी है, जो इस व्यवस्था में प्रवेश कर रहे हो वो इन चीजों के लिए तैयार रहें, और आघात एक ही तरफ से नहीं होगा। जब आप मैरिटल रेप की बात करते हो तो उसमें छवि यही उठती है कि पुरुष अपने आप को स्त्री पर जबरदस्ती थोप रहा है, वो दूसरी तरफ से भी होता है। और कई बार आवश्यक नहीं है कि शारीरिक तल पर ही हो, भावनात्मक तल पर भी हो सकता है। हार्ड सेक्स, सॉफ्ट सेक्स दोनों चीजें होती हैं, पुरुष की ओर से हार्ड होता है, स्त्री की ओर से सॉफ्ट होता है। पर स्त्री भी जब अपने आप को पुरुष पर थोपे तो वो भी एक तरह का रेप ही है, भले ही सॉफ्ट। और इसका कोई समाधान
मेरी दृष्टि में तो नहीं है। हाँ, कुछ जो आप एहतियात बरत सकते हैं वो ये है कि विवाह से पहले देख लीजिए कि आपका साथी आपके पास आना ही क्यों चाह रहा है, उसको आप में क्या अच्छा लग रहा है। पर तब तो आप बहुत प्रसन्न हो जाती हैं जब वो आपके चेहरे मोहरे की तारीफ कर दे, तो तब तो ये सर्वविदित बात है कि सुंदर लड़कियों की शादी ज़्यादा आसानी से हो जाती है, कम दहेज में हो जाती है, उन्हें ज़्यादा बेहतर लड़के मिल जाते हैं। तो जब अपनी सुंदरता के दम पर ही विवाह करा था तो पता नहीं था क्या कि अब बलात्कार ही होगा? या क्या सोचा था, रानी बनने जा रही हो? पर ये इतनी छोटी सी बात खोपड़ी से एकदम उड़ जाती है। माया का कमाल है। जब अपने रूप लावण्य पर इतराते हैं हम, तो क्या हम अपने शरीर को ही अपना प्रमुख संसाधन नहीं बना रहे? बताइएगा। जो आपका शरीर ही देखकर आपके पास आया है, वो अब मौका पाते ही आपके शरीर को नोचेगा, खसोटेगा या छोड़ देगा। तो एक और तो मेरी सहानुभूति रहती है उनके साथ, विशेषकर महिलाओं के साथ जिनके पति उनके साथ जबरदस्ती करते हैं, और दूसरी ओर मैं उनसे पहले जवाब भी मांगना चाहता हूं। मैं सहानुभूति तो तुम्हें बाद में दूंगा, पहले तुम जवाब दो। इस रिश्ते में प्रवेश क्या सोचकर करा था? अगर प्रेम विवाह करा होगा तो एक लंबा चौड़ा अंतराल चलता है जिसमें विवाह पूर्व संबंध रहते हैं, कोर्टशिप 2 साल 4 साल चलता है। आयोजित विवाह भी आजकल होते हैं, तो पहले बातचीत तो होती है कुछ महीने, फिर होते हैं। वो जितना भी अंतराल था, चाहे 2 महीने का, चाहे 2 वर्ष का, उसमें बिल्कुल परख नहीं पाई कि पतिदेव किस पाशविक प्रवृत्ति के हैं। नहीं, परख क्यों नहीं पाए? क्योंकि तब बड़ा अच्छा लगता था। तब बड़ा अच्छा लगता था जब जुल्फों की तारीफ हो जाती थी, आंखों की तारीफ हो जाती थी, फिगर की तारीफ हो जाती थी। और जो आपके फिगर की तारीफ कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करने वाला है, आप फूल के कुप्पा हो रही हैं। और फिर कह रही मेरा तो मैरिटल रेप हो गया, और उसी से कहा था कि बढ़िया वाली मेरे लिए लॉन्जरी लेके आना, और हॉट कपड़े, हॉट पैंट्स, ये वो 70 चीजें उसी से। ये कर क्या रही हैं? कामोत्तेजना का सारा सामान भी उसी से मंगवा रही हैं। मैं नहीं कह रहा सब महिलाएं ऐसा कर रही हैं, तो कुतर्क मत करने लगिएगा, एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं। घूमने जाते हैं कहीं पे तो खुद ही हॉट बन बन के जा रहे हैं, और आप जितना हॉट बन रही हैं उसको उतना आनंद आ रहा है। दिन भर आप उसके बगल में शोला बनकर घूमती रहीं, अब रात में चिल्लाएंगी मैरिटल रेप। आप वाकई इतनी नासमझ हैं। वो भी कह रहा है दिन भर जो मुझे तपाया है तो कुछ तो मुझे शीतल होने दो अब। और ये बात न अकस्मात है न अपवाद है, ये बात आधारभूत है, फंडामेंटल है मैरिज के इंस्टीट्यूशन में। तो जो लोग शादी करने जा रहे हो, विशेषकर महिलाएं, वो इस चीज के लिए तैयार रहें। ये लूटपाट नोच खसोट तो होगी ही होगी वहां पर। अरे छोड़ दो कि शादी के बाद होगी, शादी से पहले हो जाती है, प्रेमी प्रेमिकाओं में हो जाती है, लिव इन में हो जाती है, और शादी में तो आपको
कानूनी लाइसेंस मिल जाता है, वहां कैसे नहीं होगी? आप अगर बात की थोड़ा गहराई में जा रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि इस पूरे मुद्दे का फिर और गहरा संबंध हमारे देह भाव से है। चूंकि हम अपने आप को देह समझते हैं, इसीलिए दूसरे से रिश्ता ही देह के तल पर ही बनाते हैं। हाँ, देह के तल पर जो रिश्ता बन रहा है उसमें दो चार और शाखाएं फूट आए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उस रिश्ते का, ये मैं चौथी पांचवी बार कह रहा हूं, उस रिश्ते की बुनियाद तो देह ही होती है। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि पति पत्नी साथ हैं, 2 बच्चे हो गए, अब बच्चों से पति को भी मोह है, पत्नी को भी मोह है, तो बच्चों के कारण जो है वो रिश्ता आगे चल रहा है। ये हो सकता है बाद में ऐसा हो जाए, लेकिन फिर भी बुनियाद तो देह थी। और यही वजह है कि जब देह ढलने लग जाती है तो रिश्ता भी फिर ठंडा पड़ने लग जाता है। विवाह के 2-4 साल बाद संबंध में उतनी गर्मी रह नहीं जाती। ये मत समझिएगा कि पतिदेव बेवफा हो गए, वो बेवफा नहीं हो गए, अनुबंध की मियाद पूरी हो गई। अनुबंध माने कॉन्ट्रैक्ट, मियाद माने अवधि। उस अनुबंध की शर्त ही यही थी कि मैं कामुक, तुम हॉट, आ मिला हाथ, या जो कुछ भी। आप हॉट रह नहीं गई हैं, उसने इधर उधर जा करके फिर विवाहेतर संबंध स्थापित कर लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल। फिर आपको बड़ा झटका लग जाता है कि अरे पतिदेव अब इधर उधर मुंह मार रहे हैं। ये तब नहीं पता था जब रिश्ता शुरू हो रहा था, पर नहीं, जब रिश्ता शुरू हो रहा होता है उस वक्त तो भावनाओं और वासनाओं का जोर ऐसा हावी होता है कि कुछ समझ में नहीं आता। टिकटॉक की दुनिया, रूमानी, गुलाबी, सबको किसी न किसी की जाने जिगर जाने तमन्ना बनना है। लब बन लो जाने जिगर जाने तमन्ना, फिर रोते हो मैरिटल रेप हो गया। तब बड़ा आनंद आता था। वो कहता था मेरी चाय जरा पहले तुम एक चुस्की ले लो। मासूम बन के पूछती थी क्यों क्यों? वो बोलता था मीठी हो जाएगी, तुम्हारे होंठ शहद जैसे हैं। और ऐसा लगता था कि बिल्कुल नूरे नजर। अब वो उन्हीं होठों पे रात में टूटेगा तो ताज्जुब क्या? कोई पुरुष आपसे पूछता है अपना ज्ञान बताओ, दुनिया भर में इतनी बातें, इतने मुद्दे चल रहे हैं, वर्तमान शताब्दी मानवता के इतिहास में सबसे विभत्स और दर्दनाक कालों में से है। इस समय हम यहां बैठ के जिस हवा में सांस ले रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो पिछले 20 लाख सालों में इतना ऊंचा कभी नहीं था। आप और आपकी प्रियतमा आमने सामने बैठे हुए हैं, दोनों सांस तो ले रहे हो ना। आंखों की गहराई और होठों की मिठास से आगे चल करके कभी ये बात भी करी है कि ये वैश्विक तापन क्या है, ये जलवायु परिवर्तन क्या है? तब लगता है ऐसी बात थोड़ी करी जाती है, तो डेट है, डेट पर तो दूसरे तरह की बातें होती है ना। कौन तब पूछने जाता है कि तुम्हारी चेतना का स्तर कैसा है, ज्ञान की गहराई कैसी है?
कुछ करुणा तुम में है या नहीं है, कौन पूछने जाता है। रिश्ते बनते हैं, दोनों में से यदि कोई एक मांस खाता हो तो ऐसा नहीं होगा कि अब दोनों ही मांस नहीं खाते रिश्ते के बाद। दोनों में से कोई एक मांस खाता हो, रिश्ता बन गया, दूसरा भी मांस खाना शुरू कर देगा। ऐसे होते हैं हमारे रिश्ते। मांस चाहे वो जानवर का हो चाहे मनुष्य के शरीर का। आप यदि ये उम्मीद कर रही थी कि मैं कहूँगा नहीं नहीं देखो, शादी का रिश्ता ना बड़ी तमीज़ से चलाना चाहिए, सारे मर्दों को अच्छा बच्चा बन के रहना चाहिए, मैरिटल रेप नहीं करना चाहिए, तो मैं ऐसा बोल दूंगा। पर दुनिया की कोई पुलिस या कोई गुरु बिस्तर पर आकर के मर्द को रोक तो नहीं सकती ना। आपके शयन कक्ष में तो कोई आएगा, निगरानी करेगा नहीं। आपको इससे ही अगर सांत्वना मिल जाती हो कि घोषित कर दिया जाए कि सारे मर्द बलात्कारी हैं, तो करे देते हैं घोषित कि मर्द सारे जानवर होते हैं, कामुक पाशविक बलात्कारी हैं, सब के सब, इनकी भर्त्सना करो, तो कर देते हैं भर्त्सना। चलिए सब मिलकर के एक सामूहिक निंदा प्रस्ताव पास करते हैं, उससे क्या हो जाएगा। एक अपनी ही देह इतना बड़ा बोझ होती है कि नहीं होती है। किसी दूसरे की देह को जिंदगी में क्यों आमंत्रित कर लेते हो भाई। दूसरे को जीवन में लाना भी है तो रोशनी की तरह लाओ, जिस्म की तरह क्यों लाते हो। अपनी ही देह की गंदगी से वाकिफ नहीं हो क्या, जो दूसरे की गंदगी भी घुसेड़ ली और फिर रोते हो। पुरुष रोते हैं कि स्त्री मेरा शोषण कर रही है, स्त्रियां रोती हैं कि पुरुष मेरा बलात्कार कर रहा है। और बच्चे रोते हैं कि हमें पैदा क्यों कर दिया। मैंने पाया है कि दो चीज़ें होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी को नर्क बनाती हैं। सब युगों में ऐसा था, आज के समय में विशेषकर। पहला, आजीविका का गलत साधन, गलत नौकरी, और दूसरा गलत विवाह। और अधिकांशतः ये दोनों ही गलत होते हैं हर आम आदमी के जीवन में। उसकी नौकरी भी गलत होती है, नौकरी से सब कुछ शामिल है, व्यवसाय, पेशा, धंधा, आप जो कुछ भी करते हैं। तो दिन भर जो आप नौकरी कर रहे होते हैं वो भी उल्टी पुल्टी होती है, जो आपके मन को बिल्कुल गंदा करके रखती है, चेतना का दमन करके। और जो विवाह कर रखा होता है उसका तो कहना ही क्या। और इन दोनों में भी जो चीज़ बिल्कुल ही खत्म कर देती है इंसान को, पूरे जन्म के लिए खत्म कर देती है। नौकरी तो फिर भी बदल सकते हो, किसी भी क्षण सोच लेते हो कि अब नया व्यवसाय, पेशा
आदि कुछ शुरू करना है, साथी नहीं बदल पाते। तो जो दूसरी चीज है गलत विवाह, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। गलत शादी हो गई माने पूर्ण विराम, द एंड, गया या गई, गई, खेल खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता। अब जियोगे 30 40 50 साल और जितना जीना जियोगे, जीवन नहीं होगा। तो प्रयास ये करिए देवी जी कि मैरिटल रेप की नौबत ही ना आए। उस गली जाना क्यों जहां व्यभिचार ही नियम है। एक गली ऐसी है जहां पहले से एक बोर्ड, एक तख्ता, पूरा बड़ा बैनर लगा के लिख दिया गया है कि इस गली में प्रवेश करोगे तो व्यभिचार का शिकार बनोगे। तुम उस गली में जानते बूझते प्रवेश करो और फिर शोर मचाओ कि मेरे साथ तो कुकर्म हो रहा है, तो बताओ दोष किसका। थोड़ा सा मतलब बिल्कुल जमीन की फिर से बात करते हैं एक बार, ताकि होश एकदम आपकी जिंदगी में। आप जवान हैं अभी, ठीक है, आप 25 30 या 35 साल के हैं जिस दरमियान शादी होती है। आप जवान हैं, आपकी वासना उफान लिए हुए है और आपके जीवन में एक व्यक्ति डाल दिया गया है और धर्म ने और कानून ने आपको पूरी स्वीकृति दे दी है। स्वीकृति से आगे अनुज्ञा दे दी है, लाइसेंस थमा दिया है, ये बोल के कि ये जो व्यक्ति है ये तुम्हारे जीवन में लाया गया है काहे के लिए, काहे के लिए, सेक्स के लिए। ठीक है, आप क्या करोगे उस व्यक्ति के साथ? पूजा करोगे उसकी? क्या करोगे? उसे मॉर्निंग वॉक पे ले जाओगे? दही बताशे खिलाओगे? क्या करोगे? वो व्यक्ति आपके जीवन में क्यों लाया गया है? हिचक हो रही है स्वीकार करते हुए ना, गंदा लग रहा है, छी आचार्य जी आपने तो इतनी पवित्र चीज को इतना गिरा करके बता दिया, मुझे गिराने की क्या जरूरत, मेरा कोई लेना ही देना नहीं। आप एक जवान आदमी हैं या एक जवान औरत हैं और आपके जीवन में एक दूसरा व्यक्ति ला दिया गया है इसी काम के लिए, तो अब और क्या करने वाले हो? यही तो करोगे और फिर चिल्लाओ रेप रेप। नहीं, दिक्कत जितनी धर्म की और कानून की है उतनी ही हमारी रूमानी कल्पनाओं की है। विशेषकर महिलाओं को ये मानते हुए बड़ी तकलीफ होती है कि रिश्ता काम वासना पर आधारित है। वो कहेंगी नहीं नहीं तो 7 जन्म का साथ है। शोना तो मुझे अपने छोटे भाई जैसा लगता है। अच्छा, बेईमानी की इंतहा है ना, मानती भी नहीं है कि खेल पूरा सेक्सुअल है।
एक प्रयोग कर लीजिएगा डेट वगैरह पर, या जो शादीशुदा है ऐसे अपने पतिदेव से किसी बौद्धिक मुद्दे पर आधे घंटे बात करके दिखा दीजिए, किसी मुद्दे पर। ठरकी किस्म का होगा तो आधा घंटा होने से पहले ही आप पर कूद पड़ेगा, और अगर उबा हुआ होगा तो आधा घंटा पूरा होने से पहले सो जाएगा। दो ही काम होंगे, या तो जम्हाइयाँ लेते हुए सो जाएगा कि आज ये कौन सी बातें करने लग गई, इंटेलेक्चुअल। भाई हमारा तुम्हारा रिश्ता सेक्सुअल है, इंटेलेक्चुअल नहीं है। इंटेलेक्चुअल बातें मैं बाहर जाके करूंगा, दोस्तों से करूंगा, कहीं और करूंगा, तुमसे थोड़ी करना है। तुम्हें मैं घर इसलिए थोड़ी लेकर के आया हूं कि तुमसे इंटेलेक्चुअल बातें करूं, तुमसे तो दूसरी वाली बातें करनी है। तुम अभी गलत लेन में चल रही हो, लेन बदलो, लेन बदलो। और ये जो बड़ी मीठी और गहरी भावुकता होती है ना स्त्रियों की ओर से, ये कुछ नहीं है, ये प्रच्छन्न कामुकता ही है, कोवर्ट सेक्सुअलिटी। पुरुषों की कामुकता प्रकट होती है तो वो सीधे बोल देते हैं कपड़े उतारो। स्त्रियों पे नैतिकता और प्रकृति का कुछ पहरा होता है, सामाजिक नैतिकता, और तो वो खुले में नहीं बोलेंगी कपड़े उतारो, वो फिर भावुकता दिखाती हैं बार बार, कैसे हो, खाना खा लिया, सारी बातें करेंगी वो देह के बारे में ही। अब खाना कहाँ खाया जाता है, चेतना में। कैसा लगता है फिर कि पुरुष तो कामुक हो रहा है, स्त्री सिर्फ भावुक हो रही है। वो भावुक नहीं हो रही है, वो जो भावुकता है वो भी हिडन सेक्सुअलिटी ही है। ये नहीं समझ में आती हमको बात। तो अब बताइए कि अतिशय कामुकता का इल्जाम क्या सिर्फ हम पुरुष पर लगाएं? यहां बहुत सारे आध्यात्मिक और बौद्धिक युवाजन भी बैठे हुए हैं। इनसे पूछ लेना, इनसे कहना दिल पे हाथ रख के बताओ, तुम बहुत होगे बौद्धिक किस्म के, आध्यात्मिक किस्म के, लड़की कैसी चाहिए? इनमें जरा सी भी ईमानदारी होगी ना तो जवाब देंगे हॉट। कहेंगे आधी बुद्धि की हो चलेगी, हॉट होनी चाहिए, बल्कि जितनी आधी बुद्धि की हो उतना अच्छा, क्योंकि हमें उसके खोपड़े से वैसे भी कोई मतलब रखना नहीं है। दो चार तो पहले ही मुस्कुरा रहे, बोले सब जानते हैं। और फिर जो आधी बुद्धि वाली होती हैं वो और इतराती हैं, और उनको देख करके बेचारी जो ढंग की लड़कियां होती हैं उनमें हीन भावना आ जाती है। वो कहती हैं हम पढ़ने में अच्छे, हम लिखने में अच्छे, हमने ज़िंदगी भर मेहनत करी, हम हर क्षेत्र में अग्रणी हैं, हम खेलने कूदने में भी अच्छे हैं, लेकिन कोई लड़का हमारी ओर देखता ही नहीं, और वहाँ वो घूम रही है 10⁻⁻5 IQ वाली, और उसके पीछे 10 की कतार हमेशा लगी रहती है लौंडों की। क्यों? क्योंकि वो हॉट है। अच्छे से समझ लीजिए ये बात, लड़कों को बौद्धिक लड़कियां नहीं चाहिए। बुद्धिमान हो जाती है लड़की तो लड़के के लिए खतरा बन जाती है। कुछ होंगे अपवाद, 100 में एक आध, अपवादों की गिनती मत करिएगा, मैं जो मोटी मोटी बात है वो बता रहा हूं। कुछ तो खुलेआम बोलते मुझे बहुत ज्यादा दिमाग चलाने वाली चाहिए ही नहीं, माल होनी चाहिए। और मुझे इतना दुख होता है, लड़की मेहनत कर रही होगी, कहीं पर ईमानदारी की नौकरी कर रही होगी, और अपने घर में
अपनी बहनों को और भाभीियों को देखेगी जो कुछ नहीं करती हैं, लेकिन घर में रूप की रानी, महल की बेगम बनकर बैठी हैं। और फिर ये जो मेहनतकश लड़की है, इसका भी आत्मविश्वास डोलने लगता है। ये कहती है मैं इतनी मेहनत करती हूँ, सुबह से शाम तक खटती हूँ, कई बार धूप में भी निकलती हूँ, दुनिया की धूल गर्द झेलती हूँ, तब जाकर के मुझे एक सीमित आमदनी होती है। और ये घर में आकर के बैठ गई हैं और उनकी कुल पात्रता ये है कि हॉट है, फिगर अच्छा है और गोरी गोरी हैं, मुलायम मुलायम है। तो इन भाभीियों के आगे हमारे भैये ला करके अपनी पूरी तनख्वाह बिछा देते हैं और वो घर में रानी बनकर बैठती हैं। और रानी बनकर बैठती हैं और खूब इतराती हैं, देखो हम तो इतरा लो जितना इतराना है, पर फिर शिकायत करने मत आना मैरिटल रेप की। जो स्वतंत्र नहीं, जो स्वावलंबी नहीं, जिसकी चेतना कर्म करने से पहले कुछ विचार नहीं करती, जो इतना भावुक है कि विवेक शून्य है, उसका बलात्कार होकर रहेगा। अपनी भलाई अपने हाथ होती है। आपको बुद्धि भी मिली है, आपको शरीर भी मिला है, ये आपको तय करना होता है कि आपको किसका इस्तेमाल ज्यादा करना है। महिलाओं से आग्रह कर रहा हूं, आपको बुद्धि भी मिली है और शरीर भी। ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, आप अपनी जिंदगी किसका इस्तेमाल करके चलाना चाहती हैं? बुद्धि का, बोध का, चेतना का या देह का? आप कोई भी निर्णय कर सकती हैं, लेकिन यदि देह के पक्ष में निर्णय करें तो फिर शिकायत मत करिएगा कि एक भेड़िया है जो रोज रात को टूटता है मेरे ऊपर। वो भेड़िया नहीं हुआ, फिर सुनने में गंदा लगेगा, लेकिन सच का तकाजा है बोल दूं, वो खरीदार हुआ, उसने खरीदा है, माल उसका है, वो उस माल का मनचाहा भोग कर रहा है।